हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और लास्ट 3 लेक्चर में अपन ने सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट किया था। आज अपन बात करेंगे डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर क्या होते हैं और डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है, इसकी बात अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर। आज अपन बात करेंगे डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर क्या होता है, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर क्या होता है, इसकी बात करेंगे। और अपन को पता है वॉल्यूम में क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अपन इनकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर क्या होगा, फिर अपन करेंगे एरिया वेक्टर क्या होगा डिफरेंशियल, और फिर अपन बात करेंगे डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है। अब अपनी स्टडी एग्जाम ओरिएंटेड शुरू होने वाली है, ये इसकी समझ आपको होनी चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की इतनी समझ नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना आता है ना, तो आप ईएमटी के सवाल हैंडल कर सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है अपने लिए। आपको डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए और वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए। और ये मैंने बताया था कि लेंथ और एरिया क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? किसी भी लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। ये कोई लाइन है, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, तो इसको अपन एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, तो अपन एरिया को भी एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन वॉल्यूम में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो अपन वॉल्यूम को एक स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पैरामीटर की, किसकी बात कर रहा हूँ, पैरामीटर की। और इधर मैं कर रहा हूँ बात स्केलिंग फैक्टर की, किसकी, स्केलिंग फैक्टर की बात कर रहा हूँ अपन। इधर मैं बात कर रहा हूँ स्केलिंग फैक्टर की। ये आपको समझ में आना चाहिए। पैरामीटर और स्केलिंग फैक्टर के बारे में जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ ना, ये समझ में आ गया ना, तो आप कभी भी डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर लेने में, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर लेने में और डिफरेंशियल वॉल्यूम लेने में मिस्टेक कभी नहीं करोगे। तो सबसे पहले अब मैं बात कर रहा हूँ, कार्टेशियन में होता है एक्स, वाई और जेड, ये 3 पैरामीटर होते हैं। और फिर मुझे पता है सिलेंड्रिकल में होते हैं रो, फाई और जेड। होता है नहीं, बिल्कुल होता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ स्फेरिकल में, उसमें होते हैं आर, थीटा एंड फाई। बिल्कुल, ये अपने तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, तीनों के तीनों ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कौन सा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें पैरामीटर होते हैं एक्स, वाई, जेड। फिर अपन ने पढ़ा था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें पैरामीटर होते हैं रो, फाई, जेड। फिर अपन ने पढ़ा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें पैरामीटर होते हैं आर, थीटा और फाई होता है। और इन जनरल में इनको अगर यू, वी और डब्ल्यू से नोटेट कर दूं, ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया, w हो गया। कार्टेशियन की टाइम u x हो जाएगा और v हो जाएगा y और मेरा w हो जाएगा z हो जाएगा। सिलेंड्रिकल की टाइम u हो जाएगा रो हो जाएगा, v हो जाएगा फाई हो जाएगा, w हो जाएगा z। स्फेरिकल की टाइम u रो हो जाएगा, v थीटा हो जाएगा, w फाई हो जाएगा। इन जनरल मैं इनको u, v और w से नोटेट कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं इन तीनों को अलग अलग ना लेके यू, वी और डब्ल्यू से इनको हमेशा नोटेट करूंगा। जब अपन को पता चल गया कि अपन का अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन किसी प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, वहां यू एक्स हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, डब्ल्यू जेड हो जाएगा। अगर अपन किसी प्रॉब्लम को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैंडल करेंगे, तो यू रो हो जाएगा, वी फाई हो जाएगा, डब्ल्यू जेड हो जाएगा। यू, वी, डब्ल्यू कोई स्पेसिफिक मतलब अपन का कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। इन तीनों को जनरली मैं यू, वी और डब्ल्यू से नोटेट कर देता हूं। देखो, अब आता है स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर आपको दिमाग में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगुलर पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तो आप कहोगे एक थीटा एक एंगुलर पैरामीटर है और फाई एक एंगुलर पैरामीटर है। मतलब ये थीटा और फाई क्या है, एंगुलर पैरामीटर है। इनको छोड़कर बाकी सभी पैरामीटर का स्केलिंग फैक्टर 1 होता है। तो x क्या है, नॉर्मल पैरामीटर, तो इसका स्केलिंग फैक्टर 1 हो गया। y क्या है, नॉर्मल पैरामीटर, इसका स्केलिंग फैक्टर 1 हो गया। z क्या है, नॉर्मल पैरामीटर, इसका भी स्केलिंग फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। रो क्या है, नॉर्मल पैरामीटर है, तो इसका स्केलिंग फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। फाई क्या, एंगुलर पैरामीटर है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। जेड क्या है, इसका स्केलिंग फैक्टर, ये भी कैसे नॉर्मल है, तो इसका भी स्केलिंग फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आर क्या है, ये भी अपना नॉर्मल पैरामीटर है, इसका भी स्केलिंग फैक्टर 1 हो गया। अब अपने पास ये 3 पैरामीटर बचे जो एंगुलर पैरामीटर है। कौन से पैरामीटर है, एंगुलर पैरामीटर है। जैसे फाई मेरा एंगुलर पैरामीटर है, थीटा मेरा एंगुलर पैरामीटर है और ये वाला फाई भी मेरा एंगुलर पैरामीटर है। तब इन तीनों का स्केलिंग फैक्टर आपको दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसका स्केलिंग फैक्टर रो होता है, क्या होता है, रो होता है। और इसका होता है आर,
और आर साइन थीटा क्या होता है, आर साइन थीटा। आई होप ये चीज आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और यू वी और डब्ल्यू का मैं स्केलिंग फैक्टर एज्यूम कर लेता हूं। इनका स्केलिंग फैक्टर मैंने एज्यूम कर लिया H1 H2 और H3। कितना हो गया, H1 H2 H3। कार्टेशियन की टाइम H1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, H2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, H3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिलेंड्रिकल की टाइम H1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, H2 की वैल्यू रो हो जाएगी, H3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। स्पेरिकल की टाइम H1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, H2 की वैल्यू R हो जाएगी, H3 की वैल्यू R साइन थीटा हो जाएगी। आई होप ये वाले अगर आपको पैरामीटर और इनकी स्केलिंग फैक्टर पता है तो आप इनमें से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये पैरामीटर हैं, ये इनके स्केलिंग फैक्टर हैं। अगर मेरा पैरामीटर एक नॉर्मल पैरामीटर है तो उसका स्केलिंग फैक्टर 1 होगा, और अगर मेरा पैरामीटर एंगुलर पैरामीटर है तो उसका स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, कुछ अलग होगा। जैसे फाई है, अगर फाई सिलेंड्रिकल में है तो उसका स्केलिंग फैक्टर रो हो जाएगा। फाई से जस्ट पहले वाला क्या है, रो है, तो इसका स्केलिंग फैक्टर रो हो जाएगा। अब यहाँ आर थीटा वी, थीटा और फाई क्या है, एंगुलर पैरामीटर है, तो इस थीटा का स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला आर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थीटा का क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला आर है तो आर हो जाएगा। इस फाई का क्या हो जाएगा, इस फाई से पहले क्या है, आर है, और थीटा का मतलब साइन थीटा, आर साइन थीटा स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा। और इन जनरल मैं इनको यू वी डब्ल्यू मानता हूं और इनके स्केलिंग फैक्टर H1 H2 H3 मानता हूं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर किसकी। अब मैं बात करता हूं डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर की। आपको पता है लाइन कब बनती है, जब एक पैरामीटर वेरिएबल हो, दो पैरामीटर कांस्टेंट हो, तो हमेशा क्या बनती है, लाइन बनती है। मान लो अपन के पास कितने पैरामीटर है, जनरली बात कर रहा हूं जो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अप्लाई होगी। यू वी डब्ल्यू में मान लेता हूं इन जनरल। यू वी डब्ल्यू कार्टेशियन की टाइम एक्स वाई जेड हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल की टाइम रो फाई जेड हो जाएगा, और स्पेरिकल की टाइम आर थीटा और फाई हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जब इनमें से कोई एक पैरामीटर क्या हो, मान लो W अपना क्या है, वेरी कर रहा है, और U और V क्या है, कांस्टेंट है। जब एक पैरामीटर वेरी कर रहा हो, दो पैरामीटर कांस्टेंट हो, तो हमेशा क्या बनती है, लाइन बनती है। यह आपके दिमाग में होना चाहिए। जब एक पैरामीटर अपना वेरी कर रहा हो, पीछे के दोनों पैरामीटर कांस्टेंट हो, तो हमेशा क्या बनेगी, लाइन बनेगी। और इस लाइन के अलोंग अगर मेरे को डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर चाहिए तो डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, आपको पता है, डीएल वेक्टर इक्वल टू, सबसे पहले मेरे को बताओ ये मेरा कौन सा पैरामीटर है, डब्ल्यू पैरामीटर है। इनके मैं स्केलिंग फैक्टर भी इधर लिख देता हूं। मेरा यू वी और डब्ल्यू है, और इनका स्केलिंग फैक्टर कितना है, H1 H2 और H3 है। ऐसा मैंने पीछे एज्यूम किया था। तो मेरे को पहले बताओ वेरिएबल कौन सा है, डब्ल्यू वेरी कर रहा, तो ये कौन सा वेरिएबल है, इसका स्केलिंग फैक्टर कितना है, डब्ल्यू का स्केलिंग फैक्टर कितना है, H3 है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, H3 डी डब्ल्यू ए डब्ल्यू कैप। आई होप आपको डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर लेना आ गया होगा। ये चीज है, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो मेरा एक पैरामीटर वेरी कर रहा है, दो कांस्टेंट है, तो हमेशा डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कैसे लेंगे, कौन सा पैरामीटर वेरी कर रहा है, क्या ये पैरामीटर वेरी कर रहा है, डब्ल्यू वेरी कर रहा है, तो डब्ल्यू के करस्पॉन्डिंग स्केलिंग फैक्टर कितना, H3 है। तो सबसे पहले H3 आ जाएगा, फिर डी डब्ल्यू आ जाएगा, ए डब्ल्यू कैप आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कैसे लेते हैं। अगर मेरा मान लो u वेरी करता, w और v कांस्टेंट होते, तो यहाँ पर u के करस्पॉन्डिंग स्केलिंग फैक्टर कितना है, H1 है। तो आंसर कितना आ जाता, H1 du au कैप। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर अगर W है तो पीछे भी ए डब्ल्यू कैप ही आएगा, डी डब्ल्यू ए डब्ल्यू कैप, और इस W का स्केलिंग फैक्टर कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल की मदद से आपको लेंथ वेक्टर लेना बताऊंगा। ये एग्जांपल नंबर ले रहा हूं 1। मान लो एक ऐसा एग्जांपल आपके सामने आ जाए, ये मान लो आपकी एक्स अक्ष है, ये आपको मान लो वाई अक्ष है, और एक ऐसा पैरामीटर आपको दे दे, क्या दे दे, एक ऐसा आपको एक क्लोज बाउंड्री दे दे। ये मान लो आपके पास एक क्लोज बाउंड्री ऐसे एग्जामिनर दे दे, वो कुछ भी पूछ सकता है इसके अलोंग, आपको है ना आपको ये भी पूछ सकता है, क्लोज एंड लाइन इंटीग्रल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर आपको फाइंड आउट आना चाहिए।
डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। वो एग्जामिनर एक ऐसा आपको एक ज्योमेट्री देके, क्लोज बाउंड्री देके, इसके अक्रॉस आपको क्लोज लाइन इंटरवल पूछ सकता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको डीएल वेक्टर की नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। तो आप डीएल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले ये वाली मेरे पास एक ज्योमेट्री है, क्लोज बाउंड्री है। इसके टोटल कितने पार्ट हैं? तो आप कहोगे फर्स्ट पार्ट तो ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है और फोर्थ पार्ट ये है। ये क्लोज बाउंड्री टोटल कितनी लाइन से बनी हुई है? 4 लाइन से बनी हुई है। फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। इस पूरी लाइन एक नेचर की है तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ये पूरी लाइन एक ही नेचर की है तो मैंने इसको सेकंड मान लिया। ये एक ही नेचर की है क्योंकि इसका क्या है, अभी मैं बताऊंगा इसमें कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है, कौन सा वेरी कर रहा है। तो ये भी एक ही नेचर की होगी और ये मेरी कौन सी लाइन होगी? फोर्थ लाइन होगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो बाहर क्या हो जाएगा? ए एक्स क्रॉप ए वाई कैप इक्वल टू ए जेड कैप। ए जेड कैप किधर हो जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये वाली ज्योमेट्री कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व करना आसान रहेगी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी आपको पता है अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। जब कभी भी रेक्टेंगुलर बाउंड्री आपको मिलती है ना, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ये कार्टेशियन में सोल्व करना आसान रहेगी। ये जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट आपको एग्जामिनर दे 1,1 दे दे, तो इसका दे दे आपको क्या 1, मान लो अगर 3D की बात करता हूं तो इसका आपको दे दे 1,1,0 दे दे, इसका 1,0,0 दे दे। ये मेरा ओरिजिन तो क्या हो जाएगा 0,0,0 दे दे और इसका मान लो आपको दे दे 0,y1,0। आई होप आपको ऐसा एग्जामिनर आपको इसका कोऑर्डिनेट भी दे दे, ये पॉइंट दे दे। ये मान लो ओरिजिन है तो ये O दे देगा, ये आपको A दे दिया, ये आपको B दे दिया और ये C दे दिया। रेक्टेंगुलर बाउंड्री देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसको सिलेंड्रिकल में अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी आएगी। स्फेरिकल में सोल्व नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी आएगी। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, आपको कोई भी ज्योमेट्री रेक्टेंगुलर मिलती है ना, तो उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, उसमें इस ज्योमेट्री को हैंडल करना आसानी रहेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट लाइन की। मैं क्यों ले रहा हूं इसको फर्स्ट? इस पूरी लाइन के अलोंग ये एक यूनिक नेचर को फॉलो करती है। कौन सी नेचर को फॉलो करती है मेरे को बताओ? इस पूरी की पूरी लाइन पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा? x अक्ष का क्या होता है? y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है या नहीं होता है? ये x के अलोंग ही तो है, x अक्ष के अलोंग है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। और ये पूरा फिगर xy प्लेन में है तो xy प्लेन का z भी कितना होता है? 0 होता है या नहीं? बिल्कुल z होता है। यहाँ पर x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इस पूरी लाइन के अलोंग y 0 है, z 0 है, x वेरी कर रहा है, बिल्कुल x वेरी कर रहा है। तो देखो इसका डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर मेरे को लेना पड़ेगा, तो क्या लूंगा? x वेरी कर रहा है तो क्या आ जाएगा? dx। एक्स कैप आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल। और आपको पता है एक्स कैसा पैरामीटर है? नॉर्मल पैरामीटर है। इसका स्केलिंग फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। तो उसको लिखो चाहे मत लिखो, सेम चीज हो जाएगी। तो अपन का डीएल वेक्टर क्या कितना आ जाएगा आपको बताओ? डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कितना आ जाएगा इस कंडीशन में? dx ax कैप। वैसे तो स्केलिंग फैक्टर क्या होता था? उसका मतलब उसका पैरामीटर आता था, इसका स्केलिंग फैक्टर आगे आता था। डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर अपन निकालते हैं तो जो पैरामीटर वेरी करता है उसका डीडब्ल्यू, फिर उसी का एडब्ल्यू कैप, आगे उसका स्केलिंग फैक्टर आता था। यहाँ पर अपन का एक्स कैसा कोऑर्डिनेट है? नॉर्मल कोऑर्डिनेट है या नहीं है? बिल्कुल। तो इसका स्केलिंग फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। अगर यह एंगुलर पैरामीटर होता है तो उसका कुछ ना कुछ स्केलिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता, उसको मेरे को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता। यहाँ पर एक्स कैसा है? नॉर्मल पैरामीटर है। तो सिंपली क्या हो जाएगा? डीएल वेक्टर इक्वल टू डीएक्स एक्स कैप। और यहाँ एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? इधर अपना एक्स वेरी कर रहा है 0 से इंक्रीज होते होते 1 तक वेरी कर रहा है। ये आपको लिमिट भी पता होना चाहिए, कहां से कहां तक कर रहा है। 0 से 1 कर रहा है, 1 से 0 कर रहा है, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। और ये डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये बात होगी इस फर्स्ट मतलब इस लाइन की। इस पूरी लाइन को मैंने एक ही लाइन एज्यूम किया क्योंकि पूरी लाइन एक नेचर को फॉलो करते हैं। एक्स वेरी कर रहा है, वाई कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड लाइन की, इस लाइन की। ये लाइन भी एक यूनिक नेचर फॉलो कर रही है। कैसे फॉलो कर रही है? इस पूरी लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? एक्स से परपेंडिकुलर अगर एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, 1 होगा या नहीं होगा? इसका भी 1 है। इस पूरी लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट उठाऊंगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है।
और ये एक्स वाई प्लेन में, ये पूरा फिगर एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो मेरे को पता है एक्स वाई प्लेन का जेड कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर वाई क्या कर रहे हैं, वाई वेरी कर रहा है। क्या कर रहे हैं, वाई मेरा वेरी कर रहा है। तो बताओ वाई कैसा पैरामीटर है, नॉर्मल पैरामीटर है, तो इसका डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कैसे लूंगा, इसका स्केलिंग फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल पैरामीटर है। सबसे पहले अपन स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं, जो पैरामीटर वेरी कर रहा है वो, और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर dy ay कैप। और यहाँ मेरा वाई कोऑर्डिनेट 0 से इंक्रीज होता होता कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो लिमिट क्या हो जाएगी वाई की, वाई इज गोज फ्रॉम 0 to 1। लिमिट भी पता होना चाहिए, और इसके अलोंग डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरी लाइन की, इस लाइन की बात कर रहा हूं, थर्ड लाइन की। तो थर्ड लाइन में अपन का बताओ, जेड तो फिक्स है, एक्स वाई प्लेन में तो जेड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस पूरी लाइन के अलोंग मेरा वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, क्योंकि वाई एक्स के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, फिक्स रहता है। बिल्कुल, वाई एक्स के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का वाई कोऑर्डिनेट फिक्स ही रहेगा। इसका अगर वाई 1 है तो इसका भी 1 है। यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, इसका एक्स 1 है और इसका एक्स कितना है, 0। एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। जब दो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट और एक कोऑर्डिनेट वेरी करता है तो लाइन नहीं बनती, आपको पता है। तो यहां पर मेरे को बताओ डीएल वेक्टर कितना हो जाएगा, मैं बताओ एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, एक्स कैसा कोऑर्डिनेट है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट है, तो इसका स्केलिंग फैक्टर कितना है, 1 है। और सिंपली क्या हो जाएगा, dx dx कैप। यहां पर जो है ना, सभी को कंफ्यूजन आता है कि यहां पर तो ax कैप इसके अलोंग होगा, एक्स एक्स के अलोंग ही तो होता है मेरी पॉजिटिव एक्स के अलोंग एक्स कैप। तो यहां क्या करते हैं, प्लस का एक्स कैप कर देते हैं, और इधर आते टाइम इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। क्या लगाते थे, नेगेटिव। क्या सोचते हैं कि इधर तो इधर क्या होगा, माइनस एक्स कैप होगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन अपन को नहीं लगाना है, अपन जो लिमिट लगाएंगे ना, वो लिमिट सब कुछ हैंडल कर देगी। यहां मैं लिमिट लगाऊंगा एक्स गोज फ्रॉम 1 to 0। कहां से, 1 से 0। आपको अपनी तरफ से इधर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ये x की लिमिट है ना, ये सब कुछ हैंडल कर देगी। यहाँ x की लिमिट 0 से 1 जा रही थी, dx ax कैप ले रहा था, इधर भी आपको dx ax कैप ही लेना है। ऐसे मत सोचना कि ax कैप तो उस साइड होगा, पॉजिटिव x के अलोंग होगा, अपन उसके ऑपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगा दो। माइनस लगाने का हक नहीं है, ओनली x वेरी कर रहा है, तो आपको dx ax कैप ही लेना है। फिर आपकी ये लिमिट होगी ना, ये लिमिट आपकी हैंडल कर देगी, आपकी कोई गलती नहीं होने देगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ऐसे मत करना, यहाँ पर डीएल वेक्टर इक्वल टू माइनस dx ax कैप ले लो, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये पीछे बच्ची फोर्थ लाइन, कौन सी लाइन, फोर्थ। इस पूरी लाइन पे मेरे को बताओ जेड कोऑर्डिनेट तो फिक्स कितना है, 0 ही होगा। बिल्कुल, ये क्या है, पूरी की पूरी वाई एक्स के अलोंग है, तो वाई एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है। बिल्कुल, यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट 1 से डिक्रीज होता होता कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दो कांस्टेंट एक वेरी कर रहा है तो हमेशा क्या बनती है, लाइन बनती है। और इस लाइन के अलोंग अगर मेरे को एक डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर चाहिए, इस लाइन के अलोंग अगर डिफरेंशियल मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा अगर मेरे को लेंथ वेक्टर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो लेंथ वेक्टर डीएल वेक्टर हो जाएगा। कौन सा पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, डी वाई, तो क्या हो जाएगा, डी वाई ए वाई कैप। नॉर्मल पैरामीटर तो स्केलिंग फैक्टर तो कितना होता है, 1 होता है। वाई की रेंज बताओ कहां से कहां होगी, वाई 1 से डिक्रीज होता होता 0 तक आ रहा है। कहां तक आ रहा है, 0 तक आ रहा है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कैसे लेते हैं, कैसे मेजर करते हैं, और कौन से कोऑर्डिनेट में इसको ऐसे ज्योमेट्री को हैंडल करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक मैं आपको ज्योमेट्री देता हूं, आप बताना इस ज्योमेट्री को अपन किस कोऑर्डिनेट में हैंडल करेंगे तो बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, ये आपको बताना है। जैसे एग्जामिनर मान लो एक आपको ऐसी प्रॉब्लम दे दे, ये आपको x दे दे, ये आपको y दे दे, तो बताओ मेरा z तो क्या होगा, आउटसाइड प्लेन होगा। बिल्कुल, ax कैप क्रॉस ay कैप, तो az कैप आउटसाइड ही होगा। ये मेरा बाहर हो गया az कैप। आपको एग्जामिनर एक ऐसी ज्योमेट्री दे दे, कुछ ये कुछ ऐसी ज्योमेट्री दे दे आपको एग्जामिनर, और फिर बोले कि इसको आप सोल्व करो, कुछ भी दे देगा, मतलब इसके एलोंग आपको कुछ भी एक इंटीग्रल कैलकुलेट करने को बोल सकता है, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने को बोल सकता है, और ऐसी ज्योमेट्री आपको दे दे। कैसी ज्योमेट्री, एक ऐसी,
आई होप आपको दिख ही रहा होगा। ये देखो, ये एक ऐसा है, ये भी कर्व सरफेस है, ये भी कर्व वाली सरफेस है, ये वाली लाइन है कौन सी, और ये वाला एंगल आपको मान लो दे दे एग्जामिनर 30 डिग्री, और ये वाला एंगल दे दे आपको 60 डिग्री, और ये वाली है ना, ये जो बन रहा है ना सर्किल, इसकी आपको रेडियस दे दे 1, और ये जो बन रहा है ना बड़ा वाला, इसकी रेडियस आपको दे दे 2 दे दे। कितनी दे दे? इसकी रेडियस दे दे 2, और ये वाला जो सर्किल का छोटा सा सेगमेंट बन रहा है, इसकी रेडियस आपको 1 दे देगा, और इसकी रेडियस आपको दे दी 2 दे दी मान लो। मतलब ओरिजिन से इसकी, देखो ये भी एक सर्किल का पार्ट है, ये भी एक सर्किल का पार्ट है, इसका भी सेंटर ओरिजिन पे है, इसका भी सेंटर ओरिजिन पे है, इसकी रेडियस इसने 1 दे दी, इसकी रेडियस इसने कितनी दे दी 2 दे दी, और एंगल दे दिया 30 और 60, और ऐसी ज्योमेट्री आपको दे दे। तो बताओ, सबसे पहले तो दिमाग में होना चाहिए इस ज्योमेट्री को कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैंडल करना आसान रहेगा। अगर आप यहाँ पर भी अगर कार्टेशियन लेकर बैठ के, तो ये क्वेश्चन पूरे पूरे 3 घंटे में सोल्व नहीं होगा, जब तक आपको गेट का टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लिक करना आना चाहिए कि इसको कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैंडल करूंगा तो मेरे लिए आसानी रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, फाई कोऑर्डिनेट होता है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट, ये कौन सा होता है, रो कोऑर्डिनेट होता है, नहीं होता है, बिल्कुल रो और फाई। कभी भी आपको रिंग दे या डिस्क दे, क्या हिंट देता हूं, कभी भी आपको कोई रिंग दे दे या रिंग का कुछ भी पार्ट दे दे, या आपको कोई भी कभी भी एक डिस्क दे दे या डिस्क का कोई छोटा सा पार्ट काट के दे दे, तो यहाँ पर आपका क्लिक होना चाहिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिंग दे दे, डिस्क दे दे, कुछ भी देना, रिंग वगैरह डिस्क वगैरह, तो यहाँ पर आपको हमेशा एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ये एक पूरी सी डिस्क का पार्ट ही तो है, ये छोटा सा पार्ट है, ये एक ऐसा पूरा एक डिस्क थी, उसका छोटा सा पार्ट कट करके अपन को दे दिया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं इसको मानता हूं लाइन 1, इसको मानता हूं लाइन 2। ये क्लोज बाउंड्री है क्या, इस क्लोज बाउंड्री के अलोंग अपन को एक लाइन इंटीग्रल एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये ज्योमेट्री सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैंडल करना आसान रहेगी, बिल्कुल। तो इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। मतलब ये पार्ट है, इसका कुछ तो कुछ नेचर फिक्स है। एक नेचर के जो आपको ऐसा दिख रहे कि ये पूरी लाइन एक नेचर की है, तो उसको एक लाइन मान, तो ये एक नेचर के, तो इसको लाइन 2 मान लिया। ये एक नेचर के है तो इसको लाइन 3 मान लिया, और ये एक नेचर की लाइन दिख रही है तो इसको कौन सा मान लिया, 4 मान लिया। तो सबसे पहले मैं मान रहा हूं फर्स्ट ये, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं लाइन 1 के बारे में। तो आपको पता है ये कौन से प्लेन में, पूरा फिगर एक्स वाई प्लेन में है। तो देखो सिलेंड्रिकल में अपन हैंडल करते तो सिलेंड्रिकल में एक रो होता है, एक फाई होता है, एक जेड होता है। तो एक्स वाई प्लेन में तो जेड तो कितना हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। ये लाइन पूरी है, ये लाइन 1 के अलोंग किसी भी पॉइंट का अगर मैं मेजर करूंगा तो 30 डिग्री ही आएगा। तो इसका फाई फिक्स कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। लाइन 1 के अलोंग किसी भी पॉइंट का फाई 30 ही रहेगा। लाइन 1 के अलोंग किसी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। रो क्या करेगा, वेरी करेगा। यहाँ पर रो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जो वेरी कर रहा है वो पैरामीटर कैसे है, नॉर्मल पैरामीटर है, एंगुलर पैरामीटर है। तो आप कहोगे ये तो नॉर्मल पैरामीटर है, तो नॉर्मल पैरामीटर का स्केलिंग फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रो वेरी कर रहा है तो डी रो और ए रो का, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर अलोंग लाइन 1। रो बताओ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, रो वेरी कर रहा है 1 to 2, क्योंकि ये जो सर्किल है, ये वाला जो इसकी रेडियस है, ये एग्जामिनर आपको गिवन है 1 है, और ये जो बड़ा वाला सर्किल बन रहा है, जो सेगमेंट बन रहा है सर्किल का, इसकी आपको रेडियस कितनी दे दी, 2 दे दी, इसकी रेडियस कितनी दे दी, 1 दे दी। तो रो मतलब कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से 2 तक वेरी कर रहे हैं। ये आपकी 1 है, ये आपकी रेडियस 1 दे दी, और ये बड़ी वाली रेडियस आपको कितनी दे दी, 2 दे दी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं सेकंड लाइन को कैसे हैंडल करेंगे। सेकंड लाइन का देखो, जेड तो फिक्स है, एक्स वाई प्लेन में जेड तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रो भी फिक्स है, ये तो एक सर्किल का पार्ट है, इसका हर पॉइंट का रो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। इसका रो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर क्या कर रहा है, 5 वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है, फाई। फाई कैसा पैरामीटर है, आपको पहले दिमाग में होना चाहिए। आप कहोगे फाई तो एंगुलर पैरामीटर है, तो इसका स्केलिंग फैक्टर कितना है। तो अब मैंने बताया था फाई का स्केलिंग फैक्टर कितना होता था, ये देखो यहाँ पर आपने बताया था फाई का स्केलिंग फैक्टर कितना होता था, रो होता था। कितना होता था, रो होता था। तो फाई का स्केलिंग फैक्टर कितना है, रो है। तो
यहाँ पर अगर मेरे को डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर अगर मेरे को लेना पड़ेगा तो कितना लूंगा, सबसे पहले स्केलिंग फैक्टर आएगा, वो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा। फिर फाइव वेरी कर रहा है तो सिंपल क्या हो जाएगा, डी फाइव ए फाइव। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यानी फाइव एंगुलर पैरामीटर आते ही दिमाग में जब आप डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर लो तो उसका स्केलिंग फैक्टर दिमाग में आना चाहिए कि ये एंगुलर पैरामीटर है, इसका स्केलिंग फैक्टर पक्का होगा और फाइव का स्केलिंग फैक्टर रो होता है, तो डीएल वेक्टर इक्वल टू रो डी फाइव ए फाइव कैप। और यहाँ मेरे को बताओ फाइव कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। फाइव देखो इसका फाइव कितना है 30, इसका कितना है 60, तो फाइव वेरी कर रहा है 30 फ्रॉम 30 टू 60, कितना 30 डिग्री टू 60 डिग्री फाइव आपका वेरी कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूं ये जो तीसरी लाइन बनती है थर्ड लाइन, इसकी बात करूं, थर्ड लाइन की बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए एक्स वाई प्लेन का हर पॉइंट का जेड तो कितना होता है, कितना होता है, जीरो होता है। और इसका इस पूरी पूरी लाइन का फाइव फिक्स है, फाइव कितना हो जाएगा 60 होगा ना। चाहे इस पॉइंट की बात करूं इस पॉइंट की बात करूं, फाइव कितना है 60 है। और रो वेरी कर रहा है बिल्कुल, इसका रो कितना है 2 है, इसका रो कितना है 1 है, तो रो पैरामीटर क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। रो रो अपना कैसा पैरामीटर है, नॉर्मल पैरामीटर है। तो बताओ मेरा डीएल वेक्टर कितना हो, नॉर्मल का स्केलिंग फैक्टर तो 1 होता है, तो कुछ मतलब नहीं, तो कितना हो जाएगा डी रो ए रो कैप, कितना हो जाएगा डी रो ए रो कैप। और रो वेरी कर रहा है इधर 2 से 1। आप ऐसे मत सोचना कि ए रो कैप तो नॉर्मली आउटवर्ड होता है जेड एक्स से, तो यहां पर आप ऐसे सोचना कि इधर इधर तो ए रो कैप इधर होगा, इधर ए रो कैप के ऑपोजिट आ रहा है, तो इधर आप नेगेटिव साइन एज्यूम कर ले। तो क्या कर ले, तो नेगेटिव साइन एज्यूम नहीं करना है, ओनली स्केलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो पैरामीटर वेरी कर रहा है उसका डी रो और ए रो कैप लेना है। ये जो अपन लिमिट लगाएंगे ना ये सब कुछ हैंडल कर देगा, एरो का निशान डायरेक्शन सब कुछ हैंडल कर देगी। रो कहां से कहां हो रहा है 2 से 1 हो रहा है। अपन मिस्टेक कर देते हैं, इधर भी अपन माइनस लगा देते हैं, इधर भी अपन रो 2 से 1 कर देते हैं, फिर अपन का आंसर क्या आता है, गलत आता है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ पैरामीटर की, फोर्थ लाइन की बात कर रहा हूँ। जेड तो फिक्स है, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बिल्कुल। और इसका रो भी फिक्स है, रो कितनी हो जाएगी, रो फिक्स है 1 हो जाएगी। इस पूरी की पूरी सर्किल का रो कितना है 1 ही तो है, सेंटर ओरिजिन पे, और इसकी रेडियस कितनी है 1 है, तो इसका रो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फाइव क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जो वेरी कर रहा है पैरामीटर कैसा पैरामीटर है, एंगुलर पैरामीटर है। इसका स्केलिंग फैक्टर कितना होता है फाइव का, तो आपको पता है फाइव का स्केलिंग फैक्टर रो होता है, तो रो से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या हो जाएगा डी फाइव ए फाइव कैप। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और फाइव 60 से है ना डिक्रीज होते होते कहां तक आ गया, 30 तक आ गया। तो यहाँ पर फाइव की रेंज कितनी हो जाएगी, फाइव की रेंज हो जाएगी फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री। कितनी हो जाएगी, फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री फाइव की रेंज हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये अपन डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कैसे लेते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन करते हैं बात डिफरेंशियल एरिया वेक्टर की, किसकी। अब आप हेडिंग डालो डिफरेंशियल एरिया वेक्टर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर। आपको पता है जब एक पैरामीटर वेरी करता है, दो कांस्टेंट होते तो लाइन बनती है, दो पैरामीटर अगर वेरी करते हैं एक कांस्टेंट होता है तो क्या बनती है, सरफेस बनती है या एरिया बनता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन के पास तीन पैरामीटर थे, एक था u, दूसरा था v, तीसरा था w, और इनके स्केलिंग फैक्टर थे h1, h2 और h3 था। कार्टेशियन की टाइम एक्स वाई जेड हो जाएगा और यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा। सिलेंड्रिकल की टाइम रो फाइव जेड हो जाएगा, यहाँ पर 1 रो 1 हो जाएगा। आई होप आपको स्केलिंग फैक्टर का आइडिया आ गया होगा। अब देखो मान लो कोई भी दो कोऑर्डिनेट, मान लो u और w आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। और आपका v क्या है, कांस्टेंट है, क्या है v कांस्टेंट। मैं कोई एक एक है केस लेके बता रहा हूँ, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन के लिए यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। दो वेरी कर रहा है, एक कांस्टेंट है, तो फिर अपन को अगर डिफरेंशियल एरिया वेक्टर अपन को लेना पड़ेगा, अपन डिफरेंशियल एरिया वेक्टर को डीएस से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, डीएस से। सबसे पहले कौन से पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, यू और डब्ल्यू पैरामीटर वेरी कर रहे हैं। यू वेरी कर रहे हैं, डब्ल्यू पैरामीटर वेरी कर रहे हैं। यू का स्केलिंग फैक्टर कितना है h1, डब्ल्यू का स्केलिंग फैक्टर कितना है h3। तो आंसर कितना आ जाएगा, सबसे पहले h1 h3। कौन से पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, तो डी यू, फिर डी डब्ल्यू, और जो पीछे बच गया ना वी, वो एवी कैप। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
डिफरेंशियल एरिया वेक्टर ये होता है, ये आपको लेना आना चाहिए। जो पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, यू वेरी कर रहे हैं, डब्ल्यू पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा H1 H3। तो ये H1 H3 इनके स्केलिंग फैक्टर क्या हो गए, मल्टीप्लाई होंगे, तो H1 H3 आ गया। फिर कौन कौन से पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, यू और डब्ल्यू, तो डी यू डी डब्ल्यू। और पीछे यूनिक वेक्टर जो वेक्टर आएगा ना, मतलब यूनिट वेक्टर आएगा, वो जो पीछे अपन का कांस्टेंट पैरामीटर बचेगा वो आ जाएगा ए वी कैप। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक ऐसी कोई आपको ज्योमेट्री दे, क्या दे, एक आपको ऐसी कोई एग्जामिनर आपको एक ज्योमेट्री दे दे, कैसी ज्योमेट्री, ये कोई ऐसी दे दे, ये आपको एक ओपन सरफेस, आगे जाके अपन बात करेंगे ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस का तो आइडिया आ गया होगा। जैसे ये रूम है ना, एक रूम क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। क्लोज सरफेस किसको बोलते हैं, जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम कवर करती है, उसको क्लोज सरफेस बोलते हैं। जैसे मेरी ये हाथ हो गया, क्या ओपन सरफेस है, क्योंकि इसके अंदर कोई वॉल्यूम कवर नहीं है। ये मान लो एक ओपन सरफेस आपको एग्जामिनर ने प्रोवाइड कर दी, ये कोई सरफेस प्रोवाइड कर दी, एक ओपन सरफेस एस प्रोवाइड कर दी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ से 1 से इंक्रीज होता होता कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। और इसका मान लो वाई कोऑर्डिनेट भी 1 से वेरी करता करता 2 तक जा रहा है। क्या जा रहा है, 2 तक जा रहा है। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। आगे जाके बात करेंगे कि किसी भी अगर वेक्टर फील्ड के अंदर कोई ओपन सरफेस होगी ना, तो उससे कुछ ना कुछ फ्लक्स क्रॉस करेगा। क्या कर क्रॉस करेगा, फ्लक्स क्रॉस करेगा। फ्लक्स कुछ नहीं होता है, बेसिकली फ्लक्स किसको काउंट करता है कि कितनी लाइंस इससे क्रॉस करके जा रही हैं। फ्लक्स बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। वो अपन आगे जाके बहुत डिटेल से बात करेंगे फ्लक्स क्या होता है। अगर आपको एक ओपन सरफेस थे और पूछे इससे कितनी, अगर ये किसी वेक्टर फील्ड ए के अंदर है, ये ओपन सरफेस किसी वेक्टर फील्ड ए के अंदर मान लो है, मौजूद है, और आपको पूछे इससे कितनी फ्लक्स क्रॉस होकर जा रहा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, फ्लक्स हमेशा क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एस होता है। क्या होता है, ए डॉट डी एस होता है। ये आप आगे जाके बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे अपन निकालते हैं। फ्लक्स बेसिकली क्या काउंट करता है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस को काउंट करता है। ओपन सरफेस कैसे अपन फ्लक्स निकालते हैं, क्लोज सरफेस से फ्लक्स कैसे काउंट करते हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है, वो सारी बातें अपन बात करेंगे। लेकिन जब अपन को फ्लक्स काउंट करना पड़ेगा ना, तो डीएस वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए। और एरिया वेक्टर के लिए इसके ऊपर अपन छोटा सा क्या लेते हैं, हमेशा एक डिफरेंशियल एरिया वेक्टर लेते हैं या नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं डिफरेंशियल एरिया वेक्टर। तो बताओ ये ज्योमेट्री कैसी है, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है, तो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैंडल करना आसान रहेगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए जब रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री बनती है तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैंडल करना आसान रहता है। तो बताओ इसके अंदर ये मान लो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, जेड आउटसाइड है, इस पूरी सरफेस के ऊपर जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा। और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बिल्कुल। यहां देखो एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 1 से 2, वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 1 से 2, एक्स भी वेरी कर रहे हैं, वाई भी वेरी कर रहा है, दो पैरामीटर वेरी कर रहे हैं। देखो यहां पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इन तीनों का स्केलिंग फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है, तीनों के तीनों कैसे पैरामीटर है, नॉर्मल पैरामीटर है। यहाँ पर एक्स वाई वेरी कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ डिफरेंशियल एरिया वेक्टर मैं कैसे लूंगा, जो पैरामीटर वेरी कर रहा है उनकी स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, तो वो तो है 1 1 रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या बचेगा, डी एक्स डी वाई ए जेड कैप, जो पीछे जो है ना, जो पैरामीटर में कांस्टेंट है ना, वो आ जाएगा पीछे। क्योंकि ये तो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ये भी वेरी कर रहे हैं, ये भी वेरी कर रहे हैं। अगर मैं एक्स कैप लगूंगा तो वाई नाराज हो जाएगा कि मैं भी तो वेरी कर रहा हूं, और अगर मैं वाई कैप पीछे लगाऊंगा तो ये डीएक्स नाराज हो जाएगा। दोनों क्या कर रहे हैं, अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं। जो एक यूनिक बिहेवियर शो करता है ना, वो पीछे ए जेड कैप के रूप में आ जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मान लो एक ऐसी ज्योमेट्री दे दे एग्जामिनर आपको, मान लो एग्जामिनर ने आपको एक ऐसी ज्योमेट्री दे दी और पूछा इससे कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है। मान लो एक ऐसी ज्योमेट्री दे दी, क्या दे दी, एक ज्योमेट्री दे दी, एक आपको डिस्क दे दी, क्या दे दी, एक आपको डिस्क दे दी ऐसी, ये ओरिजिन है और इसकी रेडियस आपको दे दी 1 दे दी, कितनी दे दी, 1 दे दी। ये एक्स, ये वाई, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा।
इससे आपको कितनी फ्लक्स क्रॉस हो रही है ये पूछ लिया मान लो एग्जामिनर ने। तो सबसे पहले डिस्क को हैंडल करना कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क को हैंडल आसानी से कर सकते हैं, तो आप कहोगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क को आसानी से हैंडल किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो सिलेंड्रिकल, सबसे पहले मेरे को बताओ ये एक्स वाई प्लेन में तो इसका जेड तो क्या होगा, 0 होगा। हर पॉइंट का जेड क्या होगा, 0 ही होगा। तो जेड यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को, कांस्टेंट। इसका मतलब रो कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, वेरी कर रहे हैं, 0 से वेरी करते करते कहां तक पहुंच रहा है, 1 तक पहुंच रहा है। फाई भी वेरी कर रहे हैं, 0 से कहां तक पहुंच रही है, 2 पाई तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, बिल्कुल। और पीछे वाले में अपन ने ये लिया था ना डिफरेंशियल एरिया वेक्टर, तो यहाँ लिखनी पड़ेगी एक्स की रेंज क्या है, 0 से 1, वाई की रेंज भी कितनी है, 0 से 1 है। एक्स इंक्रीज हो रहा है 0 से 1, वाई इंक्रीज हो रहा है 0 से 1। अब देखो जेड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर मेरा रो पैरामीटर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। यहाँ रो कितना हो जाएगा, ओरिजिन पे 0, ये रो कितना है 1, रो वेरी कर रहा है 0 से 1। फाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 2 पाई तक वेरी करेंगे। देखो पूरी की पूरी डिस्क बनेगी ना तो 0 से 2 पाई। अगर आपको एग्जामिनर ऐसे हाफ डिस्क भी दे सकते हैं, कैसे दे सकता है, ऐसी डिस्क दे दे, तो यहाँ पर फाई है कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से पाई तक वेरी करेगा। पूरी डिस्क आ जाएगी तो 0 से 2 पाई आएगा। और ओनली इतनी सी डिस्क दे दे तो आपका है ना, और इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा तो आपको पता होना चाहिए। फाई 0 से पाई बाई 2 तक वेरी कर रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 तक वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक वेरी करेगा। रो वेरी करेगा 0 से 1, देख लो कहीं भी देख लो, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। और अगर हाफ डिस्क दे दे रो तो 0 से 1 तक ही वेरी करेगा, लेकिन फाई 0 से पाई तक वेरी कर लेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए, ज्योमेट्री की समझ होनी चाहिए बस। कौन सा पैरामीटर वेरी कर रहा है, रो पैरामीटर वेरी कर रहा है, फाई पैरामीटर वेरी कर रहा है। तो आपको पता है एक रो पैरामीटर होता है, एक फाई होता है, एक जेड होता है। इनका स्केलिंग फैक्टर होता है, इसका रो का 1 होता है, फाई एंगुलर है तो इसका स्केलिंग फैक्टर रो होता है, और अपना जेड का स्केलिंग पैरामीटर होता है कौन सा होता है, 1 होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मेरे को एरिया वेक्टर इसका कैलकुलेट करना है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, कौन से पैरामीटर वेरी कर रहा है, रो पैरामीटर वेरी कर रहा है, फाई वेरी कर रहा है। तो रो पैरामीटर वेरी कर रहा है, रो का स्केलिंग फैक्टर कितना है, 1 है, 1 इंटू, अब फाई का स्केलिंग फैक्टर कितना है, रो है, तो 1 इंटू रो। कौन से वेरी कर रहे हैं, रो और फाई, तो 1 इंटू रो इंटू डी रो इंटू डी फाई। और जो मेरा पीछे कांस्टेंट बचा ना, कांस्टेंट क्या है, जेड है, तो ये क्या आ जाएगा, इस जेड कैप। कितना हो जाएगा, इस जेड कैप। तो अपना बताओ डीएस वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली 1 इंटू रो, तो क्या हो जाएगा, रो डी फाई और ए जेड कैप। कितना हो जाएगा, ए जेड कैप। ये हो जाएगा इस सरफेस पे एक लिया हुआ छोटा सा डिफरेंशियल एरिया वेक्टर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यहां अगर आप एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया वेक्टर लोगे ना, ऐसा छोटा सा डिफरेंशियल एरिया वेक्टर, तो उसका एरिया और उसकी डायरेक्शन कहां से मिल जाएगी, ये तो उसका मैग्नीट्यूड होगा एरिया का, और ये इसकी परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर क्या है, इस पूरी सरफेस के परपेंडिकुलर तो इस जेड कैप ही होगा ना। जो परपेंडिकुलर होता है वही तो एरिया वेक्टर का है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो देखो ए जेड कैप आउटसाइड है तो ए जेड कैप आ गया, और इस पूरे का एरिया कितना आ जाएगा, रो डी फाई। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्री की समझ होना बहुत ही जरूरी है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करते हैं। डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात कैसे करेंगे, अपन को पता है अपन के पास 3 पैरामीटर है यू वी डब्ल्यू, इनके स्केलिंग फैक्टर है H1 H2 H3। अगर आपको डिफरेंशियल वॉल्यूम चाहिए, dv से लिखेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो dv क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो तीनों के स्केलिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनका क्या हो जाएगा, du dv dw। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है। और अपन को कैसे पता चलेगा कौन से मतलब वॉल्यूम को कौन से अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैंडल करना है। अगर आपको एक क्यूबिक सरफेस है, कैसी क्यूबॉइड सरफेस दे दे, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए वहां हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हैंडल करना पड़ेगा। ऐसी कोई सरफेस दे दे, कैसी, ऐसी एक क्यूबॉइड वॉल्यूम दे, तो क्यूबॉइड वॉल्यूम हमेशा कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैंडल करना आसान रहता है, कार्टेशियन में। और यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर, यहाँ पर इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
कार्टेशियन के अंदर तो कितना होता है एक्स वाई जेड, स्केलिंग फैक्टर कितना होता है 1 1 1, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक सिलेंडर दे दे, कैसे दे दे, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम दे दे, कैसा वॉल्यूम दे दे, एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम दे दे ऐसा, तो आपको पता है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को हैंडल करना कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में आसान रहेगा, सिलेंड्रिकल में होता है रो कोऑर्डिनेट, फाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, और इनके स्केलिंग फैक्टर होता है 1 होता है, रो होता है 1 होता है। तो बताओ डीवी कितना हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो H1 इंटू H2 इंटू H3 कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, पीछे क्या करोगे डी रो डी फाई डी जेड हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक स्पेरिकल सरफेस दे दे, कैसी सरफेस दे दे, स्पेयर, ये स्पेयर दिखना चाहिए, ऐसे मत सोचना कि ये एक है ना सर्किल नहीं है, स्पेयर, स्पेरिकल सरफेस दे दे, तो ऐसे टाइम अपन को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का हैंडल करना पड़ेगा। और इसके अंदर पैरामीटर होते हैं आर थीटा फाई, इनके स्केलिंग फैक्टर होते हैं 1 आर आर साइन थीटा, क्या होता है 1 आर आर साइन थीटा। अगर यहाँ पर अपन को एक डिफरेंशियल वॉल्यूम अगर एज्यूम करना पड़े तो क्या हो जाएगा, आर इनको मल्टीप्लाई कर दो, H1 H2 H3 करूंगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर पीछे क्या हो जाएगा डी आर डी थीटा डी फाई, डी आर डी थीटा डी फाई। ये हो गया अपन का डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट, किसी भी स्पेयर का डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट ये हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर क्या होता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होते हैं, ये सारी, ये जाके आगे पूरा का पूरा अगला अपन का टॉपिक स्टार्ट होगा वेक्टर कैलकुलस, जिसके अंदर अपन ने लाइन इंटीग्रल पढ़ना है, सरफेस इंटीग्रल पढ़ना है, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ना है, वो सारी चीजें ये यूज होने वाली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईएमटी कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है, आपको एरिया वेक्टर लेना आता है, एक डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर लेना आता है, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लेना आपको आता है, तो ईएमटी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला अपन के यहाँ पर अपन को कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कंप्लीट। अब अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, वहां पर अपन बहुत सारी अच्छी बात करेंगे, ग्रेडियंट पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, कर्ल पढ़ेंगे, सारी चीजों को बहुत डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, हर चीज का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, ईएमटी से जोड़ के पढ़ूंगा। जब ग्रेडियंट पढ़ूंगा तो ग्रेडियंट का ईएमटी में एप्लीकेशन कहाँ है वो पढ़ाऊंगा, डाइवर्जेंस पढ़ूंगा तो डाइवर्जेंस का आगे जाके कहाँ एप्लीकेशन आएगा, वो सारी चीजें मैं ये बेसिक के अंदर कवर करूंगा। अगर बेसिक अच्छे से आपसे कवर हो गया तो आगे कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है ईएमटी के अंदर। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।